नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण यानी इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम 20वीं सदी की हिंदी कविता की एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये कोई आम सफर नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जो बिल्कुल आसमान की कल्पनाओं से शुरू होता है और धीरे धीरे नीचे उतरकर हमारी और आपकी जमीन की ठोस हकीकत तक पहुंचता है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो आज हम जिन अहम पड़ावों से गुजरेंगे वो हैं, सबसे पहले आधुनिक हिंदी कविता के स्तंभ, उसके बाद जयशंकर प्रसाद और उनका छायावाद, फिर हम देखेंगे निराला जी की प्रकृति और क्रांति को, उसके बाद जनकवि नागार्जुन के यथार्थ को समझेंगे और अंत में बात करेंगे इस पूरे साहित्य की अमर विरासत की। चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। आधुनिक हिंदी कविता के स्तंभ, एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा क्रांतिकारी दौर जिसने कविता को न सिर्फ स्वर्ग की उस अमूर्त खयामी दुनिया से बाहर निकाला, बल्कि उसे सीधे हमारी मिट्टी, हमारे पसीने और आम इंसान की रोजमर्रा की हकीकत से जोड़ दिया। अब इस बदलाव को गहराई से समझने के लिए हमें एक शब्द को समझना होगा, छायावाद। आखिर ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये हिंदी साहित्य का एक बहुत ही प्रमुख रोमांटिक आंदोलन था। एक ऐसा दौर जहां कविताएं गहरी व्यक्तिगत भावनाओं से भरी थीं, इसमें दार्शनिक ऊंचाइयां थीं और प्रकृति को समझाने के लिए बहुत ही शानदार रूपकों यानी मेटाफर्स का इस्तेमाल किया गया था। सच कहूं तो इसी छायावाद ने वो कलात्मक नींव रखी जिस पर बाद में पूरी आधुनिक हिंदी कविता की इमारत खड़ी हुई। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जयशंकर प्रसाद, जिन्हें छायावाद का महान जनक माना जाता है। 1890 में काशी में जन्मे प्रसाद जी का खुद का जीवन त्रासदियों और गंभीर बीमारियों से घिरा रहा। लेकिन आप देखिए कैसे इसी गहरे दर्द ने इतनी महान रचनाओं को जन्म दिया। उनकी यात्रा देखिए। 1918 में झरना से छायावाद का उदय होता है, फिर 1925 में आंसू आती है। इसमें जीवन के गहरे दुख और प्रेम की गूंज थी। फिर 1935 की लहर में दार्शनिक ऊंचाइयों का स्पर्श मिलता है और अंत में 1936 में आती है उनकी कामायनी। ये कोई मामूली कविता नहीं है, ये मानव भावनाओं का एक पूरा महाकाव्य है, एकदम कला का चरम शिखर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रकृति, विद्रोह और चेतना के कवि। 1899 में जन्मे निराला जी का जीवन भी बहुत दुखों से भरा था। आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, निराला जी का व्यक्तित्व एकदम किसी विशाल पहलवान जैसा था, लेकिन उनकी कलम उतनी ही संवेदनशील थी। प्रसाद जी से थोड़ा अलग हटकर उन्होंने प्रकृति को सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने उसे सामाजिक बदलाव का एक हथियार बना दिया। जरा उनकी कविता उत्साह की इन पंक्तियों को सुनिए। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। ये सिर्फ बारिश बुलाने की कोई पुकार नहीं है, बिल्कुल नहीं। वे बादलों को बुला रहे हैं ताकि उनकी भयंकर गर्जना से ये सोया हुआ समाज जाग सके और शोषितों के लिए एक नई क्रांति आ सके। और ये तुलना बहुत ही शानदार ढंग से निराला जी की कलम की उस विविधता को दर्शाती है। एक तरफ उत्साह है, जहां बादल उस भयंकर गर्जना और सामाजिक क्रांति का प्रतीक है, और ठीक दूसरी तरफ देखिए, अट नहीं रही है। इसमें फागुन यानी वसंत ऋतु के उस असीम, उस छलकते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है, जो इतना ज्यादा है कि आंखों में समाई नहीं पा रहा है। मतलब प्रकृति का एक रूप विनाश और क्रांति का है, तो दूसरा अत्यधिक और मनमोहक सुंदरता का। कमाल है ना? अब रुख करते हैं चौथे भाग का, नागार्जुन, जो असल मायनों में जनकवि थे और जिनका वास्ता एकदम जमीन से जुड़े यथार्थ से था। ख्यालों के रोमांस से निकलकर अब हम आते हैं एकदम ठेठ जमीन पर, वैद्यनाथ मिश्र, जिन्हें दुनिया नागार्जुन के नाम से जानती है। वो प्रगतिशील विचारधारा के एक घुमक्कड़ कवि थे। एक मजेदार किस्सा ये भी है कि नागार्जुन अक्सर बिना टिकट ही लंबी लंबी रेल यात्राएं कर लिया करते थे, एकदम फक्कड़ और मस्त मौला इंसान। और नागार्जुन जी के जीवन से जुड़ा एक अंक है 3, जो बहुत कुछ कहता है। किसान आंदोलनों में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें 3 बार जेल जाना पड़ा था। उनकी कविताएं किसी बंद कमरे में बैठकर रची गई ख्याली पुलाव नहीं थीं, वो सीधे खेतों की धूल, पसीने और ठोस हकीकत से सनी हुई कविताएं थीं। इस बात को गहराई से समझने के लिए नागार्जुन एक बहुत ही सीधा और शानदार सवाल पूछते हैं, फसल क्या है? ये एक अकेला सवाल इस पूरी चर्चा को उन ऊंचे दार्शनिक विचारों से खींचकर सीधा हमारी और आपकी खेती की वास्तविकता पर लाकर खड़ा कर देता है। और इसके जवाब में वो जो कहते हैं वो बहुत ही गहरा है। फसल सिर्फ एक बीज या मिट्टी का कमाल नहीं है,
वो इसे एक सामूहिक चमत्कार मानते हैं। कैसे? इसमें नदियों के पानी का जादू है, लाखों करोड़ों किसानों के हाथों का स्पर्श है, मिट्टी का अपना एक खास गुणधर्म है, सूरज की किरणों का रूपांतरण है और हवा की थिरकन भी है। सोचिए जरा, ये सब एक साथ मिलते हैं तब जाकर एक फसल तैयार होती है। इसीलिए नागार्जुन जी के इन शब्दों को बहुत ही गहरे सम्मान के साथ महसूस किया जाना चाहिए। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। इन पंक्तियों में भारत के उन करोड़ों किसानों की कड़ी मेहनत और उनके बहते पसीने को जो सम्मान दिया गया है, वो सच में अद्भुत है। ये इंसान की मेहनत और उसके अथक परिश्रम की सबसे सच्ची वंदना है। तो चलिए, अब हम इस एक्सप्लेनर के 5वें और आखिरी भाग पर पहुंच गए हैं, साहित्य की अमर विरासत। अब समय है इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने का। अगर हम इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो सबसे अहम बात यही है कि इन तीनों अलग अलग स्तंभों ने मिलकर 20वीं सदी के भारत की पूरी आत्मा को साहित्य के पन्नों पर उतार दिया। प्रसाद जी ने क्या किया? उन्होंने हमारी भावनाओं को एक नई ऊंचाई दी। वहीं निराला जी ने प्रकृति का इस्तेमाल समाज में एक नई क्रांति लाने के लिए किया। और फिर नागार्जुन जी, जिन्होंने हमारे रोजमर्रा के मानवीय श्रम और खेतों की मिट्टी में ही सबसे महान कविता ढूंढ निकाली। अब इस सफ़र को ख़त्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहूँगा। अगली बार जब आप अपनी खिड़की से बाहर इस दुनिया को देखें तो ज़रा गौर कीजिएगा, क्या वहाँ आपको प्रसाद जी का गहरा रोमांस झलकता हुआ दिखाई देता है, या फिर निराला जी की गरजती हुई क्रांति, या शायद नागार्जुन जी की कविताओं का वो अथक मानवीय श्रम? क्योंकि देखिए, कविताएं सिर्फ किताबों के पन्नों में कैद नहीं होती, वो हमारे आसपास के इसी वास्तविक जीवन में रची बसी हैं। इस पूरे साहित्य के एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए आपका